आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। ये 11th क्लास का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो इसके बारे में शुरुआत करते हैं, इसके नाम से ही इसको समझेंगे। सबसे पहले यायावर, ये जो लिखा है ना यायावर, इसको हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं घुमक्कड़। जो लोग घुमक्कड़ हुआ करते थे, अब घुमक्कड़ मतलब आज के टाइम की बात नहीं कर रहा है, पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ। पहले लोग अपने साथ पशुओं को पालते थे और एक जगह नहीं रुकते थे वो, क्योंकि उनके पशु जहाँ रुकते थे वहां की सारी घास खा जाते थे और घास खत्म होने के बाद उन्हें जाना पड़ता था छोड़ के। तो इन्हीं घुमक्कड़ लोगों को हम यायावर कहते हैं, या बंजारे जानते हो ना, बंजारे नाम सुना होगा। तो ये बंजारे वालों को ही यायावर कहते हैं। लेकिन अब ये जो वर्ड है साम्राज्य, अब साम्राज्य क्या होता है? तो देखो, साम्राज्य एक ऐसी जगह होती है जो एक ही जगह स्टेबल होती है, जो कहीं पे भी नहीं जाते। जो चैप्टर का नाम है वो है यायावर साम्राज्य, मतलब घुमक्कड़ लोगों का साम्राज्य, जो पॉसिबल होना तो मुश्किल है। तो इसीलिए ये दोनों वर्ड जो विरोधात्मक है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक नाम दिया है और वो नाम है संजय खान। अब एक बात बताओ, अगर मैंने नाम संजय खान लिखा है, तो अगर वो संजय है तो वो खान कैसे हो सकता है? ये दोनों पॉसिबल नहीं है ना, हो ना। जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसी को हम विरोधात्मक कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और यायावर साम्राज्य में एक कबीला था, इन कबीलों के नाम होते थे और उन कबीलों का नाम था मंगोल। इस चैप्टर में हम मंगोलों के बारे में पढ़ेंगे। और मंगोलों का एक सरदार था जिसे हम चंगेज खान कहते थे। तो इस चैप्टर में जब भी मंगोलों का जिक्र होगा तो चंगेज खान की भी हम लोग बात किया ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हम चालू कर रहे हैं वो सेकंड हेडिंग से चालू कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ इसने बोला है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है हमसे, यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक विरोधात्मक प्रतीत होती है। मतलब यायावर साम्राज्य की अगर मैं मीनिंग निकालूं तो ये विरोधात्मक होती है। क्यों? भाई देखो, यहाँ फोटो दिखाई दे रहा है, इस फोटो में ये कुछ बंजारे लोग हैं जो अपने पशुओं के साथ इधर से घूम रहे हैं। और यहाँ जो फोटो नजर आ रही है ये एक साम्राज्य, साम्राज्य एक ही जगह रहता है और साम्राज्य कहीं नहीं जाता, साम्राज्य एक ही जगह पे स्टेबल रहता है। लेकिन ये बंजारे लोग तो घुमक्कड़ होते हैं। तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं ये? तो इसीलिए बोल रहा है, अगर यायावर साम्राज्य की हम अवधारणा को देखें, कॉन्सेप्ट को देखें, तो ये विरोधात्मक होती है, जो पॉसिबल नहीं होना। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी यायावर लोग हम किसको कहते हैं? घुमक्कड़ लोगों को कहते थे। तो जो घुमक्कड़ हुआ करते थे, बंजारे हुआ करते थे, उन्हें हम यायावर कहते थे, ठीक है। अब ये जो कहानी है ये मध्य एशिया की कहानी है। और यहाँ हम बात करेंगे किसकी? मंगोलों की। तो ये तो हमसे कह रहा है कि यायावर लोग जो है घुमक्कड़ हुआ करते हैं और इनके बीच में विरोधात्मक संबंध होता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एशिया में मंगोलों की। और ये जो मंगोल है इन्होंने पार महाद्वीप बनाए। पार महाद्वीप, पार महाद्वीप का मतलब है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाने का रास्ता ढूंढा था इन मंगोलों ने, ठीक है भाई। तो इन मंगोलों ने एक साम्राज्य बनाया और पार महाद्वीप बनाए। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है कि इन लोगों ने एक सैनिक तंत्र बनाया था। देखो, सैनिक तो सभी के पास होती है, लेकिन जो इन्होंने बनाया था वो भयानक सैनिक तंत्र। भयानक सैनिक तंत्र का मतलब है जो इनकी सेना में सैनिक थे वो बहुत ही खतरनाक थे। जहां भी जाते थे मारते थे, लोगों को लूट लेते थे। और इनसे पूरी दुनिया कांपती थी उस टाइम में, ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़ा, जो ये यायावर साम्राज्य के लोग हैं, ये कौन सा सैनिक तंत्र था इनका? भयानक सैनिक तंत्र था। और ये कौन से लोग थे? ये मंगोल कबीले वाले थे, या मंगोल कह सकते हैं। और इन मंगोलों का सरदार या राजा कौन था? जिसे हम कहेंगे चंगेज खान। तो चंगेज खान ने सैनिक तंत्र भयानक वाला रखा था और जो शासन संचालन की प्रभावी पद्धति का सूत्रपात किया था। मतलब एक प्रभावी तरीके से अपने समाज को ये चलाया करता था। तो बेटा आप सभी को इसकी मीनिंग तो समझ में आ गई होगी कि यायावर साम्राज्य था क्या, ठीक है। अब ये जो मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, ये कहानी लगभग 11वीं सदी, 12वीं सदी और 13वीं सदी के आसपास की है। तो ये हमें कहीं से तो पता चला होगा। तो इसके पता चलने को ही हम इसके जानकारी के स्रोत बोलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो तुमसे ये पूछ लेता है एग्जाम में कि मंगोलों की जानकारी के स्रोत कहाँ से मिले हमें? ये बताइए कि मंगोलों की जानकारी मिलती कहाँ से, इसके ऐतिहासिक स्रोत क्या है? तो भाई अगर ऐतिहासिक स्रोत की बात करें, ये जो मंगोल थे इन्होंने पूरे विश्व में किसी को नहीं छोड़ा था। हर जगह जाके ये लोग मारा पीटा करते थे और कब्जा कर लिया करते थे। तो जाहिर सी बात है इतिहास इनके बारे में तो अच्छा बोलेगा नहीं। और ये जो मंगोल थे इन्होंने अपना इतिहास खुद नहीं लिखा। ये लोग खुद नहीं लिखा करते थे कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए जो मंगोलों का इतिहास है ना, वो हमें मंगोलों से नहीं पता चलता, ये हमें बाहर से पता चलता है। जैसे चीनी लोगों से पता चलता है, फारसी के लोगों से पता चलता है और अरबी के लोगों से पता चलता है, जिन्होंने अपनी भाषाओं में मंगोलों का बार बार जिक्र करा था। और जाहिर सी बात है जब ये लोग जिक्र करेंगे और मंगोल यहाँ आके लूटा करते थे, तो मंगोलों के बारे में ये कुछ अच्छा तो लिखेंगे नहीं। तो इनकी बुक में ज्यादातर मंगोलों के खिलाफ ही बातें लिखी होती थी। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही स्रोत है हमारे पास? नहीं, हमारे पास इतिवृत्त है। इतिवृत्त का मतलब होता है कि साल दर साल होने वाली घटनाएं। जैसे एक घटना ये सुन लो, इस जगह में कुछ साल में कुछ हुआ, तो वो एक लिख दिया गया कि हाँ भाई यहाँ पे ये हुआ। तो इसी को इतिवृत्त बोलते हैं। तो हमें बहुत सारे इतिवृत्त देखने को मिले।
यात्रा वृत्तांत देखने को मिला। यात्रा वृत्तांत का मतलब है कोई एक जना कहीं दूसरी जगह पे घूमने जाता था, तो वो अपने रास्ते में से जो भी अनुभव होता था, वो जो भी चीज देखता था, वो लिखा करता था। तो उन्होंने मंगोलों के बारे में देखा और मंगोलों के बारे में लिखा। और नगर साहित्य के दस्तावेज, वहां के कुछ हमें दस्तावेज भी मिले हैं जो हमें ये बताते हैं कि मंगोल साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, आपको पहली हेडिंग समझ में आ गई होगी, आपको दूसरी हेडिंग समझ में आ गई होगी, मंगोलों के बारे में पता चल गया होगा। अब हम लोग तीसरी हेडिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, जो तीसरी हेडिंग है, तीसरी हेडिंग में हमसे ये कह रहा है, इसमें ये बोल रहा है, ध्यान देना, मध्य एशिया। ठीक है भाई, मध्य एशिया। चलो इसका एक बार ग्राफ भी देखते हैं कि ये मंगोल कहाँ तक फैले हुए थे। ये आपको जो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई, ये जो दिखाई दे रहा है ये सारे मंगोल है ये। तो ये पूरा पार्ट मंगोलों ने कब्जा कर रखा था, ये भी कब्जा कर रखा था, ये भी कब्जा कर रखा था। आज के टाइम में मंगोल सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रह गया है, लेकिन पहले के टाइम में मंगोल बहुत ही बड़ा था और पूरे विश्व में सभी लोग इससे डरा करते थे। तो ये कहानी की जो बात है, ये कहानी है 13वीं शताब्दी की। ठीक है, मंगोल का जिक्र जब भी होगा तो हम लोग कौन सी कहानी की बात करेंगे, कौन से टाइम की बात करेंगे, 13वीं सदी। तो 13वीं सदी में एक चंगेज खान नाम का शासक आया। कौन आया भाई? चंगेज खान नाम का एक शासक आया। सबसे पहले तो चंगेज खान की थोड़ी सी स्टोरी मैं बताता हूँ। चंगेज खान, ठीक है, चंगेज खान का नाम बचपन में तेमुजिन था, इसका नाम था तेमुजिन। ठीक है, अब चंगेज खान के पिता थे और चंगेज खान के पिता का नाम था येसुजेई। ठीक है, और चंगेज खान के जो पिता है वो कियात कबीले से थे, कियात कबीला। ठीक है, इनके चाचा थे ओंग खान, ओंग खान, जिसको हम लोग तुगरिल भी कहते हैं। और ये जो तुगरिल है, ये तुगरिल थे भाई केराइट कबीले से, केराइट कबीले से। ये दोनों का कबीला अलग अलग हुआ करता था। तो ये समझ लो ओंग खान ने तेमुजिन के पिताजी की हत्या करवा दी थी, और तेमुजिन उस टाइम में बहुत ही छोटा था, उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ठीक है, तो यहाँ उसका नाम तेमुजिन से चंगेज खान कैसे पड़ा, फिर आगे क्या हुआ, ये कहानी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं कि तेमुजिन का नाम क्या पड़ा, चंगेज खान। और इस चंगेज खान ने किया क्या, तो इसने सबसे पहले मंगोलों को संगठित किया। और संगठित का मतलब है पहले छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। ठीक है, तो इन कबीलों को, ये अलग अलग हुआ करते थे, एक दूसरे से मतलब नहीं रखते थे। तो इसने सारे कबीलों को एक साथ करा, सारे मंगोलों को एक साथ करा और उनका एक ग्रुप बनाया जिसे हमने संघ बोला। और उन्हीं ग्रुप का बड़ा रूप बनाया और उसको हमने परिसंघ बोला। तो चंगेज खान वह इंसान था जिसने संघ बनाए और परिसंघ बनाए। और इसका बचपन का नाम तेमुजिन था। इसके पिता की हत्या इसके चाचा ने करवाई। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इनका समाज कैसा हुआ करता था। ठीक है, या थोड़ा सा मिटा देता है इसको मैं। आगे की कहानी सुनते हैं कि यहाँ कौन-कौन से कबीले थे। तो ज़्यादातर मंगोलों में अलग-अलग कबीले वाले रहते थे। जैसे कुछ कबीलों के नाम ले रहा हूँ मैं, तातार, खीतान, मंचू, तुर्की, ये सारे अलग-अलग कबीले कहाँ शामिल थे? मंगोलों में ही शामिल थे। तो मंगोलों में सबको शामिल कर लिया गया था। अब जो मंगोलों में रहने वाले लोग हैं, वो कितने टाइप से हुआ करते थे, वो कैसे हुआ करते थे, ये हमको समझना है। तो भाई मंगोल का समाज, ध्यान रखना, मंगोल का समाज 2 भागों में बँटा हुआ था। कुछ पशुपालक थे, जैसे ये दिख रहा है ये हिस्सा जो ये वाला जो हिस्सा है ये पशुपालक का है। पशुपालक अपने पशुओं के साथ रहा करते थे। कुछ शिकारी हुआ करते थे। अब शिकारी क्या था? शिकारी ज्यादातर जंगलों में रहते थे और वहां से शिकार किया करते थे। तो हमें पता चल गया इनका समाज कितने भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में। जो मंगोल है वो खेती नहीं करते थे, इन्हें खेती करना पसंद नहीं था, या खेती ये कर भी नहीं पाते थे, इनका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो मंगोलों का समाज है वो 2 टाइप से बटा हुआ था। कुछ थे पशुपालक और कुछ थे शिकारी। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं, कुछ थे पशुपालक और कुछ थे शिकारी। ये जो शिकारी लोग हैं ये वनों में रहते थे। और कौन से वनों में रहते थे? साइबेरिया के, साइबेरिया के वनों में रहते थे। जो ये पशुपालक है इनको पशुओं को पालने के लिए घास चाहिए, तो ये लोग स्टेपी क्षेत्र में रहते थे, स्टेपी क्षेत्र में रहा करते थे। अब ये जो पशुपालक थे इनके पास क्या क्या होता था? इनके पास मांस हुआ करता था और दूध हुआ करता था जो पशुओं से इन्हें मिला करता था, और उनकी खाल वगैरह हुआ करती थी। और ये जो शिकारी लोग है, और शिकारी लोगों के पास क्या होता था? ये तो सिर्फ मार के लाया करते थे और इनके पास ही चमड़ा वगैरह मिल जाता था ये। लेकिन इनके पास ये क्या करते थे, ये अपना सामान कभी-कभी इनसे देके इनसे लिए थोड़ा बहुत सामान भी ले लिया करते थे। लेकिन ये लोग खेती नहीं करते थे। और जो पशुपालक है, ये शिकारी की अगर तुलना की जाए, मतलब जो शिकारी लोग हैं ना वो थोड़े गरीब टाइप के थे, या उनके पास बहुत ही कम पैसा हुआ करता था। और ये जो पशुपालक लोग हैं, इनकी तुलना में तो इनकी कंडीशन बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में जो पढ़ा थोड़ा बहुत, ये हमने पढ़ा पशुपालक और शिकारी के बारे में। और मंगोल और इन्हीं लोगों को हमने क्या नाम दे दिया? इन्हीं लोगों को हमने मंगोल कह दिया कि यही थे मंगोल, जिसमें पशुपालक भी थे, शिकारी भी थे, अलग-अलग कबीले के लोग भी थे, और इन सभी को ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी थी। स्टेपी क्षेत्र मतलब जो घास के मैदान थे, वहां पे भाई संसाधन नहीं थे। वहां पे घास तो थी लेकिन वहां पे संसाधन नहीं थे। अब संसाधन के लिए क्या होना चाहिए भाई? खेती का सामान वगैरह होना चाहिए, लोहा वगैरह होना चाहिए। तो ये सब तो यहाँ पे था ही नहीं स्टेपी का। तो यहाँ पे तो ये जो यायावार के लोग है, मतलब ये जो मंगोल है, ये लोग हमेशा क्या करते थे? वस्तु विनिमय करा करते थे। वस्तु विनिमय का मतलब अपना सामान, जैसे ये पशु वगैरह है, ये ले जाते थे व्यापार करने के लिए चीन, और चीन वालों को अपना सामान ये दे देते थे, और वहां से अपना जरूरत का सामान ये लोग चीन से लेके आ जाते थे। सबसे ज्यादा जो व्यापार करते थे ये चीन से ही करते थे, ठीक है। ये अपने शिकार, ये देखिए, देखो यहाँ क्या लिखा है, चीनी लोगों को ये शिकार किए गए पशु, घोड़े तथा फर देकर, फर भी एक तरह का जानवर होता है, फर देकर वहां से ये लेते क्या थे? ये कृषि का सामान और साथ में लोहे का सामान। ये सारी चीजें इनके पास नहीं थी क्योंकि ये इनके पास संसाधन की कमी थी। तो संसाधन को ये लोग लिया करते थे, ठीक है। बर्बर क्या था? तो हम लोग ये याद रखेंगे, जो चीन के लोग हैं या और भी लोग हैं, वो ये बर्बर शब्द किनके लिए यूज करते थे? गैर यूनानी, जो यूनान से नहीं है, ठीक है, उसके लिए वो बर्बर बोल दिया करते थे। अब ये बर्बर कहाँ से आया? यूनान की भाषा से आया, और कौन से शब्द से आया? बारबोरस। तो ये बारबोरस से आया और बारबोरस से ही बर्बर बन गया। और बर्बर का मतलब था जो यूनान का नाम। जर्मनी वाले भी ये वर्ड बोला करते थे, और ये किसको बोला करते थे? जो अलग जातियां हुआ करती थी उसके लिए बर्बर शब्द का ये यूज कर लेते थे। तो बर्बर शब्द यूज कर लेना है इनके लिए जो भी गैर यूनानी होता था, और जो मंगोल लोग है वो यूनान के तो थे नहीं, तो उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता। यायावार कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करने लगते थे। मैंने तुम्हें बताया कि जो यायावर है इनके पास खनिज तो था नहीं, और तो ये खनिज के लिए क्या करते थे? बार बार चीन पे जाके अटैक करते थे। जाते थे चीन, कहते थे हम व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन पहले ये लोग व्यापार के नाम पे घुस तो जाते थे चीन के अंदर, लेकिन बाद में व्यापार छोड़ के ये लोग लूटपाट मचाना चालू कर देते। चीन लोग इनसे बहुत ही परेशान हो चुके थे, चीनी लोग। और चीनी लोगों ने परेशान होकर अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इन लोगों से एक दीवार बनाई, जिसको हम लोग कहते हैं चीन की महान दीवार। अगर ये जो फोटो दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये चीन की महान दीवार की फोटो है। महान दीवार, देखो ये दीवार कितनी लंबी है। अच्छा, ये 7 अजूबों में भी आती है, ये वाली जो दीवार है। ये दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक है। ये दिख रहा होगा ना, ये जो रास्ते जा रहे हैं, ये इन्होंने क्यों बनाया? ये इसीलिए बनाया कि जो मंगोल है, वो मंगोल इन दीवारों को कूद के यहाँ ना आ सके। लेकिन समय के साथ साथ मंगोलों ने इसका भी सोल्यूशन ढूंढ लिया था। उन्होंने इस दीवार से आर पार जाने का रास्ता भी ढूंढ लिया था। तो अब हम अगली हेडिंग की बात करते हैं, चंगेज खान। चंगेज खान, इसका नाम तेमुजिन था। तो 1206 तक उसने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। अब शत्रु कौन थे भाई? एक तो इसका चाचा था इसका शत्रु, और एक इसका भाई था। इसके भाई का नाम था जमुका। ये जो इसका भाई था जम्मू का, पहले तो ये इसका सगा भाई था, ठीक है, सगा भाई को आंडा कहते थे वो लोग। अब ये जो इसका भाई था जम्मू का, सबसे पहले तो ये समझ लो ये इसका मित्र भी था, और बाद में ये इसका शत्रु भी बन गया। अब शत्रु क्यों बन गया? क्योंकि भाई भाई थे, जमीन का लफड़ा था, तो भाई भाई आपस में शत्रु भी बन गए। तो चंगेज खान ने क्या करा? अपने चाचा को अपने साथ शामिल कर लिया और जम्मू को हरा दिया, और उसको हराने के बाद इसने अपने चाचा को भी हरा दिया। इस तरह की ये लोग राजनीति किया करते थे। तो इसने 1206 तक अपने सारे जितने भी शत्रु थे सबको हरा दिया था, और स्टेपी क्षेत्र को एक प्रभावशाली कंट्रोल में ले लिया था। जब 1206 के अंदर ही जब ये सबको हरा चुका था, तो कुरिलताई, पहले तो अब ये कुरिलताई का मतलब समझो। मान लो ये पहला कबीला, ये दूसरा कबीला, ये तीसरा कबीला है, तो हर कबीले में एक सरदार होता है ना। तो इन सरदारों की एक मीटिंग होती थी यहाँ पे, और ये सरदार जाया करते थे। उस उस मीटिंग को ही कुरिलताई कहा जाता था। कुरिलताई सरदारों की एक सभा होती थी, जिसमें सभी कबीलों के सरदार जाया करते थे। जब यहाँ पे सभी कबीलों के सरदार जाते थे, और सभी कबीलों के सरदार को चंगेज खान के बारे में पता चला कि उसने ऐसा ऐसा किया है, तो वहां उसे एक नाम दिया गया, जिसे समुद्री खान भी कहा गया, या फिर सार्वभौमिक शासक कहा गया, या फिर महानायक कहा गया, या फिर चंगेज खान। यहाँ इसे नाम दिया गया था चंगेज खान का, ठीक है, याद रहेगा। चंगेज खान का नाम इसे कुरिलताई के कबीले में दिया गया था, कुरिलताई की सभा में दिया गया था, जब से इसे लोग चंगेज खान के नाम से जानते हैं। तो ये जो चंगेज खान है, इसकी सेना भी थी बहुत बड़ी। तो इसकी सेना की उपलब्धि क्या थी भाई? इसकी सेना में क्या क्या गुण थे? ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। ये जो हेडिंग है, चंगेज खान की सेना की उपलब्धियां बताइए। तो जो चंगेज खान की सेना है, देखो सेना खतरनाक थी, तभी तो पूरे विश्व में इन्होंने राज करा। पूरे विश्व में हर कोई डरता था। यहाँ तक कि एक समय ऐसा था कि चंगेज खान इंडिया के उत्तरी भाग में आया, लेकिन फिर भी इंडिया में नहीं आया। वो उसका रीजन कुछ और है। तो पूरे विश्व में चंगेज खान से लोग डरा करते थे, और इसकी सेना से डरा करते थे। तो इसके सैनिकों में ऐसी क्या बात थी? तो हम यहाँ सैनिक उपलब्धियां पढ़ने वाले, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो हमें ध्यान रखना है, जो चंगेज खान की सेना थी, वो सबसे पहले कुशल घुड़सवार हुआ करती थी। कुशल घुड़सवार का मतलब है, चंगेज खान की सेना में ऐसे लोगों को ही शामिल किया जाता था जिन्हें घोड़े दौड़ाना सही से आए।
वहां देखो बर्फ ही बर्फ थी और बर्फों में घोड़ा दौड़ाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। तो ये अपने सेना में उन्हीं लोगों को लेते थे जो अच्छे से घोड़े चलाना जानते हो। तो इनकी सेना में अच्छे घुड़सवार हुआ करते थे। दूसरी बात, ये अपने सेना में क्या सिर्फ घोड़े पे बैठने वालों को ही चलाएंगे? नहीं भाई, घोड़ों में बैठने मतलब घुड़सवार होने के साथ साथ उन्हें तीरंदाज भी आती थी। तीरंदाज का मतलब है कि भाई उनके निशाने बहुत अचूक होते थे। वो चलते हुए घोड़े पे बैठ के निशाना लगा के दूसरों को मारा करते थे। उनकी जो सेना थी वो अनुशासित और सैन्य शक्ति मतलब एक मजबूत केंद्र था। मजबूत मतलब बहुत बड़ी सेना थी, और अनुशासित थी मतलब अनुशासन में रहती थी। इसके अलावा जो इनकी सेना है वो घेराबंदी यंत्र करके मारती थी। मतलब जैसे चक्रव्यूह नहीं होता, चक्रव्यूह में फंसा लिया और उसके बाद मारते थे। तो इनकी सेना भी ऐसे ही करा करती थी, सामने वाली सेना को चक्रव्यूह में फंसा लेती थी और उसके बाद उन्हें खत्म कर देती थी। फिर इसके बाद जो इनकी सेना है वो नेफ्ता बमबारी करती थी। अब ये नेफ्ता बमबारी का मतलब ये है, कुछ थैली से बना लेती थी वो, उसमें कुछ केमिकल वगैरह सा रखा करता था, और केमिकल रखने के बाद उनमें आग लगा के फेंका करते थे। तो उन्होंने बम जैसे बना रखे थे, वो बम का इस्तेमाल वो इसी तरीके से किया करते थे, और इससे सामने वाली सेना को मार दिया करते थे। और इसके साथ ये अपने साथ हमेशा हल्के उपकरण, मतलब ये समझ लो ये अपने साथ ऐसे मशीनों को नहीं लेके जाते थे जो बहुत भारी हो या ले जाना मुश्किल पड़े। इन्होंने ऐसी मशीनें बनाई थी जो हल्की हो और दुश्मनों पर चलाने में आसानी हो सके। तो इन्हीं कारणों की वजह से चंगेज खान की सेना जहां भी जाती थी वहां से विजय होके आया करती थी। भाई यहाँ तक समझते इसका पॉइंट नंबर 9। चंगेज खान द्वारा सेना का पुनर्गठन किया गया। चंगेज खान ने जब शासन संभाला तो अपनी सेना को फिर से रिफॉर्म करा, नई तरीके की सेना बनाई, और इस सेना में इसने प्राचीन जनजातीय समूहों पर विभाजित कर सदस्यों की नवीन सैनिक इकाइयों में विभाजित कर दिया। समझ में नहीं आएगा मैं बताता हूँ। ये समझ लो चंगेज खान ने एक नई सेना बनाई, और नई सेना अलग अलग टुकड़ियों में हुआ करती थी। पहली 10 की टुकड़ी, फिर 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000। तो अलग अलग सेना में लोग होना चालू हो गए। ये सबसे छोटी टुकड़ी थी और ये सबसे बड़ी टुकड़ी थी। जो सबसे बड़ी टुकड़ी थी जिसमें सबसे ज्यादा सेना थी, 10,000 की सेना, 10,000, तो 10,000 की ये जो सबसे बड़ी टुकड़ी थी इसको हम तुमुन कहते थे। तुमुन, तुमुन। तो तुमुन सेना की सबसे बड़ी इकाई थी जिसमें 10,000 सैनिक शामिल थे, और हर कबीले से इसके अंदर लोग शामिल थे। तो तुमुन याद रहेगा। चंगेज खान ने जो नई सेना का पुनर्गठन करा था उसमें सबसे बड़ी जो टुकड़ी थी उसका नाम क्या था? तुमुन। अब यहाँ एक फोटो दे रखा है, इस फोटो को समझ लेते हैं। देखो ये जो फोटो नजर आ रहा है हमें, ये फोटो नजर आ रहा है चंगेज खान का, और इसके 4 बेटे थे। ये था पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, जिसकी फोटो मिसिंग है। फिर इसके भी 4 बेटे थे, 1, 2, 3 और 4। इसके 2 बेटे थे, 1 और 2। इसका 1 बेटा था और इसका कोई बेटा नहीं था। जब चंगेज खान मरेगा तो अपनी सेना तो ये बांटेगा ही बांटेगा। तो इसने अपनी सेना को किस तरह अपने बच्चों में बांटी, इसको पढ़ते हैं जो पॉइंट नंबर 10 हमसे कहता है। पॉइंट नंबर 10 में लिखा है नई सैनिक टुकड़ियों को, मतलब जो नई सेना थी अब उसने अपने 4 बेटों को सौंप दिया। चंगेज खान के 4 बेटे थे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये 4 बेटों को सौंप दिया। जो भी ये नई सेना की टुकड़ियां थी वो अपने बेटों को सौंप रहा था, और इसी सेना को क्या नाम दिया गया? नौयान। याद रहेगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब अगली हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, अगली हेडिंग, ठीक है, पॉइंट नंबर 11। और इस पॉइंट नंबर 11 में अगर मैं हाईलाइट करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है हरकारा पदोती। हरकारा, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ हरकारा, हरकारा, और इसको कभी कभी याम भी कहते थे, याम पदोती। अब देखो एक बात सुनो, सबसे पहले मंगोल जो समाज है वो बहुत बड़ा समाज था, यहाँ ये बहुत बड़ा समाज था ये, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ 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 हर जगह अलग अलग कोई बात पहुंचानी है, तो बात पहुंचाएंगे कैसे, सूचनाओं को पहुंचाएंगे कैसे? तो ये देखो, ये एक बंदा यहाँ आया और यहाँ रुक गया, और यहाँ से कुछ लोग यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ आगे बढ़ गए, इसी तरह यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, अलग अलग डायरेक्शन में बातों को पहुंचाया जा रहा है, और कुछ ही समय में एक जगह से दूसरी जगह को सूचना को पहुंचाया जाता था। और इसी प्रणाली को हम लोग हरकारा या फिर याम पद्धति कहते थे। तो आपको याद रखना है कि मंगोलों ने एक प्रणाली अपनाई थी एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, उस प्रणाली का नाम था हरकारा, और ये बहुत फुर्तीली थी। इसमें बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल सूचनाओं को पहुंचा दिया जाता था। इसके लिए क्या करा था, अलग अलग ये चौकियां बनाई गई थी हर जगह, अलग अलग क्या बनाई गई थी भाई? चौकियां। तो यहाँ करना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर चौकियां बनाई गई थी, और वहां पर स्वस्थ स्वस्थ और बलवान घोड़ों को और उनके साथ घुड़सवार संदेशवाहक तैयार रहते थे, तैयार रहते थे, और इन्हें कोई सूचना मिलती थी और ये सूचना अपने पशुओं के साथ, मतलब सूचना को एक जगह से दूसरी जगह को ये पहुंचा दिया करते थे। लेकिन जो ये प्रणाली थी, क्या इसमें कुछ देना भी पड़ता था? तो भाई बिल्कुल, मंगोलों को एक तरह का कर देना पड़ता था, और जो आम जनता दिया करती थी उस कर को हम लोग कहते थे कुबुकर। अब ये कुबुकर क्या था? तो कुबुकर ये था कि मान लो कोई किसान है, उसके पास 100 घोड़े, तो 100 घोड़े का 1/10, मतलब 100 घोड़े का 1/10 करूंगा तो 10 ही निकलेगा। तो 10 घोड़े किसको देने पड़ते थे? मंगोलों को देने पड़ते थे। तो आपको याद रखना है
कि याम पदोदय के लिए जो आम लोग हैं वो अपने पशुओं को कर के रूप में मंगोलों को दिया करते थे और कितना दिया करते थे 10वां हिस्सा और उसी को कुबूकर कहा जाता था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई। तो हम अगली हेडिंग में चलते हैं पॉइंट नंबर 12। चंगेज खान ने नवविजित प्रदेशों का शासन, नवविजित मतलब चंगेज खान जितने भी अब नए प्रदेश जीत रहा था उनका शासन वो अपने 4 बेटों को सौंपता जा रहा था जिसे उलूस कहा जाता था। उलूस, उलूस का मतलब जो भी नए विजित प्रदेश है चंगेज खान अपने 4 पुत्रों को दे देता था और उसी को क्या कहा गया था, उलूस। अब इसका पॉइंट नंबर 13 है, शताब्दी के मध्य तक मंगोलों ने एक जनसमूह बनाया, ठीक है, और जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण भी कर लिया था 13वीं शताब्दी तक। और उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन भी किया और अपने अपने इतिहास संस्कृति के नियम भी थे उनके। अपने साम्राज्य और राजनीतिक प्रभुत्व होने के कारण संख्यात्मक रूप से मंगोल अल्पसंख्यक थे और उनकी पहचान विशिष्टता की रक्षा के लिए उन्होंने यास की विधि लागू करी। देखो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, धीरे धीरे क्या था, मंगोलों का साम्राज्य तो बढ़ रहा था लेकिन इसमें मंगोलों की संख्या ही कम थी क्योंकि इस साम्राज्य में वो सभी को शामिल करते जा रहे थे, सबको शामिल करते जा रहे थे वो अपने साथ। तो भाई मंगोलों को बचा के भी रखना है तो चंगेज खान ने यास को पहले तो यसाक बोलते थे, याद रखना यसाक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में आएगा। यास को पहले यसाक बोलते थे। अब यसाक में ना कुछ नियम और कानून बनाए थे और ये बोला गया जो ये नियम और कानून ये चंगेज खान ने बनाए जो सबको मानने पड़ेंगे। इसका मतलब जो मंगोल है वो भी मानेंगे, जो मंगोल है वो भी मानेंगे इनको। तो यसाक में चंगेज खान के नियम कानून बता के ये सभी पे थोपा गया था, चाहे वो मंगोल हो या वो ना हो। एक तरह का देखा जाए तो ये मंगोलों का संविधान वाली किताब थी। देखो इसी तरह आगे बढ़ते, इस पॉइंट में इसने बोला है यसाक या यास। यास को पहले क्या लिखा जाता था भाई, यसाक लिखा जाता था। इसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिलताई में लागू किया था। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई विधि, आज्ञाप्ति या कोई भी आदेश, इसी चीज को यसाक कहा गया। ठीक है, अब इसमें क्या होते थे भाई, कानून होते थे, नियम होते थे। किन चीजों के, आंखें आंखें तक मतलब शिकारी क्या काम करेगा, सेना क्या काम करेगी, डाक प्रणाली कैसे काम करेगी, उनके क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी गई थी भाई, यास में लिखी गई थी। और ये किस पे थोपी गई थी, ये सभी पे थोपी गई थी। ठीक है, अब अगली हेडिंग बन जाती है इसमें मंगोलों के पतन के कारण, मंगोल खत्म क्यों हो गए। तो भाई मंगोलों के पतन के अलग अलग कारण हो सकते हैं, हम यहाँ कुछ कारण पढ़ेंगे। सबसे पहले मंगोल साम्राज्य तो बड़ा था लेकिन मंगोल उसके अंदर बहुत कम थे। ये मान लो छोटे से मंगोल थे, बाकी अलग अलग धर्म और जाति के लोग थे और इनकी धर्म और जाति बदलवाई नहीं थी। तो हमें ध्यान रखना है जो मंगोल है वो संख्या में बहुत ही कम थे और उनकी प्रजा उनसे ज्यादा सभ्य थी। तो जो जब प्रजा सभ्य थी उनका दबदबा बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे मंगोलों का दबदबा कम होता जा रहा था। दूसरी बात, आपसी विरोध और आपसी सभ्यता से विजित देशों की सभ्यता को मिलाना। देखो मंगोलों की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो जिन भी सभ्यता को जीतते जा रहे थे अपने में शामिल करते जा रहे थे, ना तो उनको वो कुछ चेंज करवा रहे थे। तो इनके धर्म में अलग अलग जाति के, इनके कबीले में अलग अलग जाति के लोग भी शामिल थे जो नहीं होना चाहिए। और मंगोलों ने क्या करा, अन्य धर्मों को भी अपनाया। ये नहीं कि अपना धर्म उनको मानने को बोलते, इन्होंने क्या करा, हर धर्मों को बोला कि जो जिस धर्म का हो वो आके रह सकता है इनके कबीलों के साथ, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। और यही गलती के कारण आज के समय में मंगोलों का विनाश हो गया। इस हेडिंग के साथ ही चैप्टर हम लोग खत्म करते हैं और ये हेडिंग है चंगेज खान की उपलब्धियां। अब यहाँ हम लोग पढ़ने वाले चंगेज खान ने क्या करा। ठीक है, तो चंगेज खान ने सबसे पहले जितने भी मंगोल थे जो इधर उधर भटके हुए थे या बटे हुए थे उन सभी मंगोलों को एक करा। दूसरी बात, कबीलाई और लड़ाई चीनी शोषण से मुक्ति। इसका मतलब पहले चाइना के जो लोग थे, जो चीन के लोग हैं, वो मंगोलों पे बहुत अत्याचार करते थे। ठीक है, तो ये इनका शोषण करते थे, उसी का बदला चंगेज खान ने चाइना वालों से लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि मंगोलों को चीनी लोगों से मुक्ति दिलवाई थी चंगेज खान ने। फिर तीसरा क्या काम करा, चंगेज खान की उपलब्धि सबसे बड़ी ये है कि इन्होंने सेना बनाई और एक विशाल सेना बनाई। ठीक है, फिर चौथी, जो चंगेज खान ने उसने संचार प्रणाली अपनाई थी और उसको हम लोग हरकारा कहते थे। ठीक है, अगला व्यापार के लिए रास्ते खोल दिए थे, किसने खोल दिए थे भाई, चंगेज खान ने। फिर इसके बाद बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक समाज का निर्माण करा। चंगेज खान ने एक ऐसा समाज बताया जिसके अंदर अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, तो उन सबको अपने साथ मिलाया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने पार महाद्वीप बनाया चंगेज खान ने। पार महाद्वीप मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाने का रास्ता बनाया। इसके बाद जो अगली हेडिंग है वो मैंने आपको पढ़ा दी है। ये शॉर्ट चैप्टर आप लोगों को समझ में आया।